नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी। मैं आपका अपना नीलेश सर। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज देखो, हमने दो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लेके चले आए हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके थे कि मैंने आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस किया था कि हम कॉन्सेप्ट्स वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड सवाल करेंगे। ठीक है, बाकी जो पूरी फिजिक्स पढ़ाते जा रहे हैं वो तो चलती जा रही है अपनी एज सीरीज। तो क्लास 11th में सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक रहा है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। समझना पड़ेगा कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये टॉपिक हम क्लास 9th से पढ़ते हुए चले आते हैं। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा ध्यान दें। देखिए यहाँ पे आज थोड़े बच्चे बच्चे बैठे हैं क्योंकि इनको ये टॉपिक हमें बैकअप देना था। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चे लोग भी हैं। तो एक अंशिका जी करके हैं, ठीक है। AIR आएगा इनका 200-400 साल बाद, लेकिन आएगा। ठीक है, तो देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत बेसिकली है क्या। लोग कहते हैं कि न्यूटन के सर पे सेब गिरा जिसकी वजह से उसने ग्रेविटेशन का लॉ दे दिया, ऐसा ही कहा था। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। न्यूटन के लॉ पहले दे दिए थे, उसके बाद ग्रेविटेशन दिया गया है। वो ग्रेविटेशन का लॉ है, लेकिन यहां पे न्यूटन्स के लॉ है। न्यूटन के तीनों लॉ का मतलब क्या है आप समझिए। न्यूटन्स के लॉ का जो मेजर पोर्शन है, जिस चीज पे उसने सबसे पहले बात की, वो न्यूटन का लॉ है क्या। हमें न्यूटन के लॉ से मिला क्या? फोर्स। क्या मिला हमें? फोर्स मिला। हम जितने भी फोर्सेस की बात करते हैं वो सारा का सारा न्यूटन ने बताया है, दिया नहीं है। बहुत से लड़के हमसे कहते हैं सर न्यूटन ने फोर्स दे दिया। अबे न्यूटन ने फोर्स थोड़ी दिया है, न्यूटन ने उस फोर्स के बारे में बताया है। और उस फोर्स के बारे में भी नहीं बताया है, उस फोर्स का फॉर्मूला बताया है न्यूटन ने। समझ आई बात? न्यूटन ने क्या किया? उस फोर्स का फॉर्मूला दिया। तो अगर हम न्यूटन के लॉ की बात करते हैं तो जिसमें सबसे पहले हम जानना पसंद करेंगे कि इनर्शिया क्या होता है। बहुत ध्यान से समझना इनर्शिया के मतलब, क्योंकि आगे आने वाले कई चैप्टर्स इसके दम पे चलेगा। एक रोटेशन आएगा जिसमें एक टॉपिक हम पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले इस इनर्शिया को तो समझ लें कि व्हाट इज इनर्शिया। आसान भाषा में अगर मैं आपसे कहूं कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है, तो इनर्शिया का मतलब होता है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है अंशिका जी? अब आप कहेंगे राज्य, उत्तर प्रदेश, शुद्ध गधी हूं। तुम्हारे गधेपन में कोई मिलावट नहीं है। स्टेट का मतलब क्या होता है? दो तरीके के स्टेट होते हैं। एक तो राज्य वाला स्टेट होता है, दूसरा जो स्टेट होता है जिस पॉइंट पे, जिस पोजीशन में है, उसे भी हम स्टेट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है। लिक्विड क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है। गैस क्या है? स्टेट ऑफ मैटर है। एक मैटर के स्टेट की बात की जा रही है कि वो लिक्विड में है कि सॉलिड में है कि गैस में है। यहां पे राज्य वाली बात नहीं हो रही है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट? मतलब आप जिस पोजीशन में है, अगर आप रेस्ट में है तो ये आपका रेस्ट का स्टेट है। अगर आप मोशन में है तो आपका मोशन का स्टेट है। अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो आपके डायरेक्शन का स्टेट है। तो यहाँ पे तीन अलग अलग पॉइंट्स पर हमने स्टेट को समझा कि स्टेट्स क्या है। इनर्शिया एट रेस्ट, मतलब आप रुके हुए हैं तो आप तब तक रुके रहेंगे जब तक कि आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपको आगे ना बढ़ाया जाए। ठीक। आप मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेंगे जब तक कि आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोका ना जाए। ये भी तो आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो आप उसी डायरेक्शन में तब तक चलते जाएंगे जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जाए। तो ये हमारा क्या है? तीन स्टेट है। किसके? मोशन के। अब अगर और ध्यान से समझें तो इसी को जो हमारा इनर्शिया है, इसी को हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मोशन में ना लाया जाए। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रेस्ट में ना लाया जाए। तो ये बात किसकी बताई गई है? न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में। किसका जिक्र किया गया है? इनर्शिया का। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। ठीक है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता
है। इसको ध्यान में समझ लेना भाई, क्या है, अ बॉडी इज रिमेन इट्स रेस्ट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। देखो बात किसकी हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स की। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है पता है, देखो सपोज दैट कि अगर मेरे पास एक कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और ये किसी टेबल पे ऐसे रखा हुआ है, ये तो रखा ही रहेगा, चलेगा ही नहीं। अब मैंने क्या किया, इस पे बाहर से इधर की तरफ कोई फोर्स लगाया, तो ये भाई साहब आगे की तरफ खिसक के आगे जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम मान लेते हैं कि ये खिसक के कहां आ जाएगा, यहां से कुछ यहां पे, तो हम कहेंगे कि भाई यहां से यहां तक कुछ डिस्प्लेस इन्होंने किया, कुछ s दूरी ट्रेवल की या नहीं की, करेगी ऑब्जेक्ट। अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट यहां पे s डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मास यहां से यहां तक गया, तो किसकी वजह से गया, फोर्स की वजह से गया। और बॉडी के अंदर आया तो आया क्या सर, बॉडी के अंदर मोशन डेवलप हो गया। बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो गया, मोशन। लेकिन जबकि इस स्टेट में बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी। सही है, पहले हमारी बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी, हमने एक्सटर्नल फोर्स दिया तो बॉडी कैसे आ गई, मोशन में आ गई। इसका देखो सरासर मतलब ये होता है, इसका सरासर मतलब ये होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए जिस चीज को यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। कॉज ऑफ मोशन क्या है, कि अगर इस मोशन का कारण देखा जाए तो इस मोशन का कारण क्या था, ये फोर्स ही तो है। अगर हम ये फोर्स ना लगाते तो क्या ये बॉडी मोशन में आती, कभी जिंदगी में नहीं आती। आती क्या, नहीं आती। तो फोर्स क्या करता है, बॉडी के स्टेट को चेंज कर दिया, रेस्ट से मोशन में ले आया। एट्थ में, एक सेकेंड यार, हेलो, हाँ सर बताइए। अरे हम नहीं आए सर, बच्चा गया है ना। हाँ, अब आप नहीं थे, अब वो चला गया, तब चलिए हम मिलवा देंगे। ठीक है, ठीक है। क्या बता रहा था मैं, कुछ तो बता रहा था, क्या बता रहा था, एक्स्ट्रा, हाँ ठीक है। तो इस पे क्या लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बॉडी कैसे आ रही है, मोशन में आ रही। तो यही है हमारा फर्स्ट लॉ, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, समझ आई बात, किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, आप लोग को दिक्कत हो तो भैया कमेंट में लिख देना जिस पॉइंट पे दिक्कत आएगी। चलो आगे चलते हैं। अब आता है भाई व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। हाँ ये केस है भाई बढ़िया, व्हाट इज मोमेंटम या व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, बताइए इसे क्या कहते हैं, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम। हाँ, अरे ये तो कहने की बात हो गई ना ये तो कहने की बात हो गई, बट लीनियर मोमेंटम है क्या, देखो बात समझते हैं। मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो सपोज करिए हमारे पास ये कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, ठीक। मोमेंटम जानते हो क्या होता है, बहुत आज तुम लोग बहुत अच्छे समझाते हैं व्हाट इज एक्चुअली मोमेंटम। इसके साथ रिस्क नहीं लूंगा, मैं लूंगा इसके साथ। देखिए मोमेंटम क्या होता है ना, कि किसी भी बॉडी में मोमेंटम डेवलप होता है मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और अगर हम उसे v वेलोसिटी दे दें, ठीक, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है और वो v वेलोसिटी से चल रहा है तो हम मोमेंटम कहेंगे p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये कहलाएगा मोमेंटम। और हमारा ये जो मोमेंटम है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पक्की बात। अब मोमेंटम है क्या समझना, बहुत पर्सनल, पकड़ो भाई इसको, हमको वापस से फेंकना, फेंको। अब आप देखो कि जब भी हम इस चीज को कैच करेंगे तो हम पीछे की तरफ जाएंगे, बहुत ध्यान समझना,
फिर से फेंकना। अरे यार, फेंक दो फेंक दो फेंक दो। अरे तोड़ दिया। पीछे की तरफ क्या, हमने आगे की तरफ तो गए नहीं। मतलब जब भी हम चलते हैं तो हम अपने बॉडी के अंदर मोमेंटम को भर के चलते हैं। जब भी हम तेज दौड़ने वाले होते हैं तो तेज दौड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा पीछे जाते हैं। क्यों पीछे जाते हैं, हम बॉडी के अंदर मोमेंटम डेवलप कराते हैं। मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में आ रही तो इसका मतलब उसके अंदर मोमेंटम आएगा, बिल्कुल आएगा। कोई शक वाली बात, अरे हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा उसके अंदर मोमेंटम। अगर उसके अंदर मोमेंटम भर गया, मान लेते हैं उसके अंदर भर क्या गया, मोमेंटम। अभी मेंस के सवाल करेंगे। उसके अंदर भर क्या गया, मोमेंटम। अब मोमेंटम की वजह से हो क्या क्या, तो जरूरी थोड़ी है कि सर बॉडी यहीं पे है कुछ समय बाद यहां पे जाएगी, तो ये इनिशियल मोमेंटम होगा, फिर कुछ दूर जाने के बाद इसका फाइनल मोमेंटम होगा। तो असलियत में तो बॉडी के अंदर मोमेंटम का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलो हाँ या ना यार। बॉडी के अंदर मोमेंटम का चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जिसे हम चेंज इन मोमेंटम कहेंगे। तो पता है चेंज इन मोमेंटम ही फोर्स होता है। जो आप लोग पढ़ते हो F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, वो क्या होता है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर ही होता है। इस बात को एकदम गांठ बांध के समझ लीजिए कि फोर्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम को समझ लेता है। ये बातें समझ आई सबको, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं नोट करके कुछ, अगर मेरे पास किसी बॉडी का मोमेंटम P1 है, उसमें हमने क्या कर दिया, मास m1 कर दिया, वेलोसिटी सेम रखी, मास m मोमेंटम चेंज कर दिया, m2 कर दिया, वेलोसिटी सेम रखी। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मास m1 इज ग्रेटर देन मास m2, तो मोमेंटम क्या होगा, तो भैया इसका मतलब भी तो मोमेंटम 1 इज ग्रेटर देन मोमेंटम 2 होगा, कि पहले वाली बॉडी में मोमेंटम ज्यादा होगा दूसरे वाले बॉडी के रिस्पेक्ट में, होगा कि नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अगला केस, अगर मैं ये कहूं, अगर मैंने वेलोसिटी v1 कर दी, ठीक है, अब यहां पे हम क्या कर दें, वेलोसिटी को चेंज कर दें। p1 बराबर मास कांस्टेंट कर दे, वेलोसिटी v1 कर दे। p2 बराबर मास इंटू v2, और मैं ये कह दूं कि वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, तो हम ये कह नहीं सकते कि मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉडी इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ सेकेंड फर्स्ट बॉडी। क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं, पक्का यही केस बनेगा कि नहीं बनेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो भी, वेलोसिटी चेंज हो गई तो भी, या तो हम इसको मास कांस्टेंट भी कह सकते हैं कि जब हमारा मास कांस्टेंट था तो मोमेंटम ये आया। समझे भाई, भाई बात समझ में आ रही है सबको, पक्का, कोई दिक्कत, सही है ना, आगे चले, अच्छे समझ में आ गया। हाँ ये बात जरूर याद रख लीजिएगा ऑनलाइन वाले मेरे बच्चे, कि मोमेंटम क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम स्केलर नहीं होता है। चले आगे, अब आते हैं हमारे इस बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अरे ये क्या है सर, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की क्या कहानी है, बताइए। अब पहले शब्द को समझिए फिजिक्स में कि ये कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। देखो बहुत आसान भाषा में बताऊं, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर हमने किसी से 2 किलो सामान लिया है तो हमने उसको लौटाया भी 2 ही किलो है, ठीक है। अगर मैंने किसी से 2 रुपए लिया तो मैंने उसको लौटाया भी 2, ना 1.5 रुपए लौटाया ना 4 रुपए लौटाया। जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मोमेंटम हो, इस संसार में कुछ भी है, अगर जितना इनिशियल है उतना ही फाइनल है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टम कैसा है, कंजर्व्ड है। कंजर्वेशन का मतलब, कहते हैं ना एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी क्या है, नाइदर क्रिएट है और नॉट डिस्ट्रॉय।
एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इसको एक फॉर्म से सिर्फ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या यहाँ पे? नहीं ना, सही है। तो कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं, आइए कैसे कंजर्वेशन को समझा जाए। देखो सपोज करो कि हमारे पास एक कोई बॉल है जिसका मास m1 है, एक दूसरा बॉल है, एक दूसरा बॉल है। अरे यार ये गोला सही इसका नहीं बनना है, गोला वाला लेना पड़ेगा, है क्या? हाँ है तो सही है, आप सही बना। एक मास, दूसरा मास, ये एकदम सही होगा, ठीक है। फिर दो दो मास, फिर ये, अरे चल सारे गोला गोला बना दिए हैं। अब आते हैं, इसका मास हम मान लें m1, इसका मास मान लें m2, ठीक। तो ये जो हमारा m1 मास है किसी अपने इनिशियल रफ्तार u1 से चल रहा है, ठीक। ये मास हमारा किसी अपने इनिशियल रफ्तार u2 से चल रहा है, मान ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला जो सेक्शन है इसे हम कहेंगे बिफोर कोलिजन। क्या बोलिएगा? बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इनके बीच में टक्कर हो गई, ठीक। तो ये क्या है? ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक। अब ये क्या है? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर। भाई देखो कोलिजन भी बहुत बढ़िया चैप्टर है 11th में, मजा आ जाता है। और टफ टॉपिक है कोलिजन, क्योंकि कोलिजन इस टॉपिक से मिलके वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के जो सवाल देता है ना जेईई मेंस में, भाई साहब तोते उड़ा देता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं कि, और मेडिकल वालों को तो मैं एकदम सच रियलिटी बोल रहा हूं, एकदम सत्य रियलिटी। मेडिकल वाले जितने बच्चे जो नीट देना चाहते हैं कम से कम मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दे, मेंस के पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि सवाल का लेवल 2-4-5% ही ऊपर नीचे आने वाला है, उससे ज्यादा नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो आप स्टैंडर्ड रखो अपना मेंस का, फिर आप नीट के अपने टेस्ट वगैरह देते जाइए, आप लगातार अपने टेस्ट देते जाइए, लेकिन सवाल किसके करने हैं? मेंस के करने हैं। आप बेसिक सवाल करिए, आप वो नीट का पीवाईक्यू का छोड़ दीजिए लगाना कि नहीं ऐसा आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैं सच्चाई बता रहा हूं भाई, जिस हिसाब से इस बार का नीट का पेपर था, उस मतलब अब तक के नीट के इतिहास के सारे पीवाईक्यू फेल है, ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं बने। तो आपको कॉन्सेप्ट्स को समझिए, और नीट वाले बच्चे बहुत बहुत दमदार तैयारी करो भाई, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स को समझे रहो, एक पन्ने में लाओ, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा, पर डे कम से कम 35-40 सवाल तो मिनिमम आपसे लगने चाहिए, और नहीं लग रहे हैं तो बेकार हो तुम लोग। ये क्या है? ड्यूरिंग कोलिजन। अच्छा एक बात बताओ, कि यहां मुझे कौन बता सकता है कि ये इससे इतनी डिस्टेंस पे है, ये इसको आगे चल के हम ये देख रहे हैं कि ये टक्कर मार रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कब हो सकता है? फोन चला रही हो, ऐसा क्यों हो गया? हम इसलिए हुआ क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल रफ्तार u1 की इनिशियल रफ्तार u2 से ज्यादा थी, तभी तो ये इसको टक्कर मारेगा, पक्का। अब इनको भी इनके मासेस देते हैं, यही मास m1, यही मास m2, ये मास m1, ये मास m2। तो अब जब ये लड़के अलग हो रहे हैं तो ये इनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, ये फाइनल वेलोसिटी v1 और ये क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी v2, सही है। तो अब इनका मोमेंटम कंजर्व कराया जाए, मोमेंटम इनका कंजर्व कराते हैं कैसे? देखते हैं कि भैया जितनी मोमेंटम इनिशियली थी, क्या उतना ही मोमेंटम फाइनल है बॉडी का? आओ चेक कर लेते हैं। पहले इस वाले मास का मोमेंटम निकालते हैं, P1 बराबर
M1 U1, M1 इंटू U1 कर सकते हैं। इसका निकाल लेते हैं, P2 बराबर M2U2, सही है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। अब इधर का देख लेते हैं, इस वाले केस का, P1 बराबर M1V1, इसका क्या हो गया, P2 बराबर M2V2, बोलो हाँ या ना। सबको एक फ्रेम में रख के देख लेते हैं। इधर क्या हो गया, M1U1, ठीक है भाई, प्लस इधर का M2U2, बोलो हाँ या ना, सही है, इज इक्वल टू, बराबर कहा है कि इनिशियल बराबर होना चाहिए किसके, फाइनल के। तो क्या हो जाएगा, M1V1 प्लस M2V2। क्या ये मोमेंटम कंजर्व है भाई? जितना ही इनिशियल मिल रहा है उतना ही तो हमें फाइनल मिल रहा है। अगर हम किसी से दो झापड़ खा के आ रहे हैं तो उसको जाके दो झापड़ मार भी रहे हैं, तो सिस्टम कंजर्व है। यही हमारा फॉर्मूला है जिसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इस एक फॉर्मूले से आप बहुत सवाल बना सकते हो। एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है यहां से, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन, जिसे हम कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। गन का पीछे की तरफ आना, रिकॉइल होना कहते हैं ना। सब आगे अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा, डोंट चिंता, सही है ना। चले आगे, नोट वोट मत करो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हमसे न्यूटन के सेकेंड लॉ ने क्या बोला, थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझते हुए चलते हैं और बात को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि न्यूटन ने हमारे सेकेंड लॉ में क्या बोला। देखो, न्यूटन ने हमारे सेकेंड लॉ में फोर्स की ही बात बताई है। हमारे न्यूटन ने सेकेंड लॉ में किसकी बात बताई है, फोर्स की बात बताई है। अरे यार, बोले माइक का बैटरी खराब हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो ये वाला माइक यूज करना पड़ा। ठीक है, आवाज तो इसमें भी सही आ रही होगी आई थिंक। ठीक, चलो कोई बात नहीं। तो हमसे न्यूटन का जो सेकंड लॉ बच्चा कहता है, वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कहता है बॉस कि मोमेंटम अगर बदलता है तो देता है फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम इसको कह सकते हैं, या मोमेंटम कहते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुन, ये है क्या भाई, देने वाला फोर्स इज इक्वल टू क्या है, डीपी बाई dt के बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम तो यही है। सारा वेक्टर का सिंबल लगाना भूल गए, अरे ले लगा लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, हम जानते हैं कि हमारा मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। पक्की बात, हाँ सर होता है। तो क्या हम यहां लिख नहीं सकते हैं F इज इक्वल टू, मास को बाहर ले ले, क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है। सर एक बात बताइए, ये हमको जो dv बाई dt दिख रहा है, सर ये तो एक्सेलरेशन होता है ना। बिल्कुल सही बात। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको dv बाई dt को a लिख सकते हैं। तो हमको हमारा फोर्स क्या ही दे देगा, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बोलो हाँ या ना। देख भाई, यही है, इसी से हमें पता चलता है कि हमारा जो फोर्स है वो क्या फॉर्मूला डेवलप करता है, मास इंटू एक्सेलरेशन करता है। इसी की एसआई यूनिट हम लोग क्या मानते हैं, न्यूटन मानते हैं। और जो कि सीजीएस यूनिट क्या मानते हैं, डायन मानते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इसकी जो एसआई यूनिट है फोर्स की, एसआई यूनिट इज न्यूटन। हर छोटी छोटी बात बता दे रहे हैं। और सीजीएस यूनिट है डायन। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन होती है, ठीक है। 1 न्यूटन का मतलब होता है 10 टू द पावर 5 डायन, ठीक है ना। बहुत समय तक तुमको पता है, बहुत समय तक मैं अपने एक दोस्त को ना 1 न्यूटन कहता था। उसको बड़ा मजा आता था कि 1 न्यूटन, अरे वह न्यूटन के उपाधि देता जा रहा है, देता जा रहा है, बड़ा मजा आता था। लेकिन एक दिन उसने फिजिक्स पढ़ ली 11वीं क्लास में,
तो उसको समझ में आ गया कि 1 न्यूटन का मतलब कितना होता है, 10⁵ डाइन होती है। तब से उसकी हमारी दोस्ती टूट गई। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, फिजिक्स आ गई। यहां तक बातें समझ में आई सबको? पक्का? कोई कंफ्यूजन? सर नो कंफ्यूजन। सर एक बात बताइए, कभी हमने किताब में देखा था सर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M? अरे बता रहे हैं, काहे टेंशन ले रहे हो, सुनो। वही तो बात है कि लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। जैसे जैसे आप मास बढ़ाते जाओगे तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर कहा गया कि लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। जैसे जैसे आप मास एक्सेलरेशन बढ़ाते जाओगे लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा। तो अगर मैं ये कहूं कि F इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, देन F इज इक्वल टू K कांस्टेंट मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसमें ये कह सकता हूं K की वैल्यू 1 मान लेते हैं। तब भी तो मिला क्या रे, मास इनटू एक्सेलरेशन। अल्टीमेटली मिल तो भैया फोर्स ही रहा है ना। सर आप बार बार वेक्टर का सिंबल लगाना भूल जा रहे हैं। अरे मेरे भाई लगा दे रहे हैं, लो लो, ठीक है, ले, मास पे नहीं लगाऊंगा, चिंता मत करो। तो भाई यही तो बात थी ना फोर्स पे, समझ में आई बात? अब मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूं, इसका बहुत छोटा सा केस है कि जब मुझे ये फोर्स तो भाई दे दिया सर 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में फोर्स आएगा ना। लेकिन अगर मुझे यही फोर्स डायरेक्शन के सेंस में चाहिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म में चाहिए, जिसमें आई कैप, जे कैप, के कैप का कंपोनेंट हो, तब हम उसे कैसे लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द बच्चा ऐसे ही क्वेश्चन में परेशान होता है। अगर उसको मैं मास दे दूं, एक्सेलरेशन दे दूं, तो उसको दिक्कत नहीं है, खटाक से मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन अगर इसको वेक्टर फॉर्म में दे दूं ना, तो उसको थोड़ी सी तकलीफ होती है। ठीक है, अबे तकलीफ होती है, देख, इसीलिए इसको कहते हैं न्यूटन लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन कंपोनेंट फॉर्म। अरे कुछ नहीं है, बहुत ही घटिया सी चीजें हैं। देखो, फोर्स हमको पता है क्या होता है, फोर्स ऑफ एक्स आई कैप लिख सकते हैं, प्लस फोर्स ऑफ वाई जे कैप लिख सकते हैं, प्लस फोर्स ऑफ जेड के कैप। देख, किसी भी चीज का वेक्टर फॉर्म तुम इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करोगे, बिल्कुल करेंगे। एक्स वाई जेड कंपोनेंट, आई जे के कैप। ठीक है, मास को तो आप कर नहीं सकते, बचा क्या? एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे? एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस आई कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वाई एक्सिस जे कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ जेड एक्सिस के कैप। भाई वेक्टर का सिंबल बना लो। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लगने वाला फोर्स बोले तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप बराबर, मास को तो कांस्टेंट मास में तो हम ऐसा ले नहीं सकते, क्योंकि मास एक स्केलर वैल्यू है। भाई यहां ले लेते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। खत्म, टाटा, बाय बाय। ये मिल गया आपको फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स दे दिया। आप जिस भी तरीके से फॉर्म में हो तो मास निकाल सकते हो। एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, फोर्स बाई मास कर सकते हैं। ठीक है, याद रख लेना मेरे भाई ये बात। और अगर मास निकालना हो तो भी हम कर सकते हैं, मास इज इक्वल टू फोर्स बाई एक्सेलरेशन कर सकते हैं। ये पॉइंट भी याद रख लेना। हो सकता है एक आध सवाल इस पे मास निकालने को आ जाए, शायद किसी नीट या जेई में मास निकालने का क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो देखो, सारी बातें आपको फोर्स की यहाँ पता चल गई। फोर्स बेसिकली क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम होता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात और फोर्स की बता दूं, बहुत ध्यान से सुनना। एक छोटू सा फोर्स होता है जिसे अपन कहते हैं इंपल्स। ध्यान समझ लेना, एक छोटू सा फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं इंपल्स। इंपल्स, देखो होता क्या है इंपल्स, मेरी बात को थोड़ा ध्यान समझना, क्योंकि आगे किसी क्वेश्चंस में आ सकता है, तो इसलिए मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, देखो इंपल्स एक फोर्स ही होता है, लेकिन वो बहुत ही कम समय में लगने वाला फोर्स है। मतलब ऐसा फोर्स जो बहुत ही कम समय में लग रहा हो, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इंपल्सिव फोर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल बताओ सर, अरे बॉलर ने बॉल डाली, मैंने बैट से मार दिया, तो बॉल्स का बैट पे या
बैट ने बॉल पे बहुत कम समय के लिए कांटेक्ट फोर्स लगाया ना, बात तो सही कह रहे हो भाई, बॉल आई मैंने मार दिया, तो जो कांटेक्ट है वो बहुत कम हुआ, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। ठीक, तो इंपल्स का मतलब क्या हुआ सर, मतलब इंपल्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एफ डॉट डेल्टा टी, मतलब फोर्स को हम चेंज इन टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, इंपल्स मिल जाता है। ठीक है बच्चा, J इज इक्वल टू एफ, हम ये भी कर सकते हैं T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ करे तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख लिया करो, और इसकी भी एसआई यूनिट हमें न्यूटन ही होती है, ये याद रखना। इस इंपल्स की एसआई यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन ही होती, क्योंकि ये भी एक क्या है, फोर्स है। समझ में आई बात? चलो भैया आगे चलते हैं। चल, अरे ये सब तो मैंने बता ही दिया। बड़ा ही शानदार सा लॉ, मतलब इसके लिए तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, क्या ही लॉ है। ये कंटाप किसी ने तुमको मारा है, दूसरा कंटाप घुमा के तुमने उसको मार दिया। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सर यही तो है, मतलब कि लगने वाला फोर्स किसी बॉडी ए का बी पे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए इंटू बी। बात खत्म। ठीक है, फोर्स क्या है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और ये जो ऑपोजिट है ना भाई, ध्यान से समझना, ये जो ऑपोजिट है ना, ये डायरेक्शन को बताता है, मैग्नीट्यूड को नहीं बताता है। ऐसा नहीं है कि तुमने किसी को 10 न्यूटन से झापड़ मारा, उसने तुमको माइनस 10 न्यूटन से मारा, इसका मतलब है कि वो अपोज करता है, अपोजिट मार रहा है तो डायरेक्शन पलट रहा है, डायरेक्शन अपोजिट यहाँ पे नेगेटिव साइन को बताता है, बाकी और कुछ नहीं। लेकिन मैं तुम्हें इसमें एक दो बातें और बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज कर कि मेरे पास एक दीवार है जिसपे मैंने एक सर्टेन एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट किया, ये बॉल लगी मस्त इधर चली गई, ध्यान समझना भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। भाई पहले हमारा बॉल इधर आ रहा था, अब हमारा बॉल इधर चला गया, इस बॉल का मास m है, इस बॉल का क्या है, मास m, डिफ्लेक्ट होके बॉल चली जा रही है। लेकिन बात को ध्यान से समझना, क्या अगर मैंने इस बॉल की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका था, तो क्या जरूरी है क्या कि 100 मीटर पर सेकंड से आया हो? प्रैक्टिकली क्या ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल था? बोलो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है सर? इसमें तो फ्रिक्शन हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो सर क्या इसमें परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा क्या? वही बात तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं यही एक बात है कि क्या हमने अगर 100 मीटर पर सेकंड से इधर फेंका तो क्या 100 मीटर पर सेकंड से रफ्तार इधर से आ रहा है? जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा सिर्फ तब होगा जब हमारा जो सरफेस होगा उस पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। समझ रहे हो? मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल फोर्स नहीं लगना चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, इनके टकराव के बीच में, तभी हमारा न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो वैलिड है। इवन मैं तो ये कहता हूं कि न्यूटन के तीनों लॉ वो तभी वैलिड है जब किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे, तभी हमारा न्यूटन का लॉ वैलिड है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगा तो न्यूटन लॉ उस पर जनरली वैलिड नहीं होता, तो परफेक्ट लेवल पे। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो देखो, एक बात और मैं और बता दूं कि इसका एक केस है लिफ्ट वाला। ठीक है, तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना के लाऊंगा, मतलब वो वीडियो ही पूरी कॉन्सेप्ट अलग होगी। ठीक है, रियल वेट, अपैरेंट वेट वगैरह में, लिफ्ट वगैरह के लिए, इनके लिए मैं केस अलग बताऊंगा। इसी में कर दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ठीक, तो उसको मैं अलग से बताऊंगा। तो ये तीनों लॉ को डिस्कस कर दिया। अब हमारा ये थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है बॉस, जिसे हम कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। इसका मतलब क्या है देखो, समझो, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ ऑफ नहीं है। रिकॉइल ऑफ गन का मतलब है ना कि आप जब गोली मारते हो तो गोली तो देख आगे जा रही है, तुमने गोली मारी, गोली तो आगे गई अपनी कुछ वेलोसिटी से, लेकिन किसी वेलोसिटी से, रिकॉइल वेलोसिटी से बंदूक भी पीछे आता है, तो मतलब गोली का आगे जाना एक्शन है, जबकि बंदूक का पीछे आना क्या है, रिएक्शन है। तो हमें यही निकालना है कि बताओ सरकार इसकी वेलोसिटी कितनी। बहुत आसान है।
देखो एक बात बताओ, हम कैसे निकाल सकते हैं सर? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। क्या सर? मोमेंटम लगाइए ना, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। भाई टोटल मोमेंटम तो बिफोर फायरिंग क्या होगा? क्यों जीरो होगा सर? क्योंकि इसकी इनिशियल रफ्तार क्या है? यहाँ पे जीरो है। तो ठीक है, तो इनिशियली मैं ये कह सकता हूं कि हमारा टोटल मोमेंटम क्या है? जीरो बराबर, एक बार हम गन की वेलोसिटी ले लें, वेलोसिटी ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो अगर मैं यहां से निकाल लू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ गन बराबर मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, माइनस में लेंगे। क्यों लेंगे माइनस में? क्योंकि बॉस अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि गोली आगे जा रही है, बंदूकवा पीछे जा रहा है। तो बंदूक अगर पीछे जा रहा है तो ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करा रहा है कि हमारा बंदूक पीछे जा रहा है गोली के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस बात को याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है बॉस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आते हैं, स्कूल में भी आते हैं, नीट और आईआईटी में तो पूछा ही जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग बराबर टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। भाई रुका है, बंदूक की गोली भी रुकी है, बंदूक भी रुकी, तो जीरो रख के निकाल लिया। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बड़ा ही शानदार है, जिसको हम कहते हैं रॉकेट प्रपल्शन। थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। इसमें देखो 4 फॉर्मूले हैं बॉस, ठीक है, और उन्हीं 4 फॉर्मूले पे गेम होता है। पहले बात तो ये समझते हैं ये रॉकेट प्रोपल्शन का फंडामेंटल क्या है, पहले समझिए, बहुत आसान भाषा में, फिजिक्स को बहुत ही आसान भाषा में समझिए कि ये रॉकेट प्रोपल्शन का मतलब क्या है। सुनो, हर चीज को हम हटा के ये कह सकते हैं कि सिंपल सी बात, जब हम दिवाली के लिए रॉकेट खरीद के लाते हैं तो हमने क्या करते हैं, बोतल के अंदर रॉकेट को डालते हैं और उसमें माचिस लगाते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो रॉकेट है वो भंबंग 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 गैस नीचे की तरफ फेंकता है। तो जैसे ही वो गैस नीचे की तरफ फेंकता है तो वो उसका एक्शन हो जाता है। जैसे गैस नीचे की तरफ आता है तो प्रेशर से आता है, बहुत ही प्रेशर, और हम सब जानते हैं परपेंडिकुलर प्रेशर को हम थ्रस्ट कहते हैं। जब हमारा प्रेशर किसी भी सरफेस एरिया पे परपेंडिकुलर एक्ट करने लगता है तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। याद से समझना। तो जैसे वो नीचे फेंकता है उसके दबाव से, उसके प्रेशर से झंझना के रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। बोल हाँ या ना? समझ? लेकिन ध्यान से समझना भाई, हमारा जो रॉकेट होता है, सपोज कर मेरे पास ये रॉकेट है अगर, तो उस रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा होता है जिसको हम कहते हैं बारूद। हम अपने छोटकू रॉकेट से अगर इसको कंपेयर करें तो क्या इसके अंदर भरा होता है? बारूद भरा होता है, ठीक है? अरे भरा होता है ना, वही तो धुआं बन के निकलता है, पक्का। तो मान ले इसके अंदर फ्यूल भरा है या बारूद भरा है, अब ध्यान समझना, बारूद भरा है, बारूद बर्न करता है। अब ये जो बारूद है, ठीक है, ये सारा का सारा गैस के फॉर्म में निकलता है किसी टी टाइम पे, नीचे की तरफ निकलता है तो वो वेलोसिटी ऑफ गैस हुआ। बोलो हाँ या ना? जब गैसवा नीचे की तरफ निकलेगा तो वो भी तो कुछ वेलोसिटी से निकलेगा, तो वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ गैस हुआ। अब सुनना ध्यान से, बारूद अगर इसमें भरा है और गैस के फॉर्म में निकल रहा है तो बारूद कम भी तो हो रहा है। अरे बोल हाँ या ना? बारूद क्या हो रहा है? निरंतर कम होता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, निरंतर घटता जा रहा है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज। समझ रहे हो? तो कब होता जाएगा और रॉकेट इसी रफ्तार से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। तो जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाने लगेगा, गैस नीचे की तरफ आने लगेगा, तो रॉकेट के अंदर का जो फ्यूल है, जो बारूद है, वो कम होने लगेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल रॉकेट के मास के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मास जो रॉकेट का है वो डिक्रीज होता है, मतलब उसके टोटल मास m में से छोटा सा dm मास कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जैसे रॉकेट ऊपर जाता जाएगा
हमारा मास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता चल जाएगा, जबकि वेलोसिटी कुछ डीवी वेलोसिटी के साथ ऊपर चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और वेलोसिटी ऑफ गैस नीचे की तरफ निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। अब ये चीज, अब आज तक हमने मास को हमेशा कांस्टेंट मान के पढ़ा है, लेकिन यहां पे मास बदल रहा है, वेरिएशन, मास वेरिएशन पे हम काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं, मास वेरिएशन। अब ये जरूरी नहीं है रॉकेट के साथ ऐसा होता है भाई, ध्यान से सुन। तेरे पास बाइक होती है सर, बिल्कुल होती है। बाइक में पेट्रोल भराता है, बिल्कुल भराता है। मान ले गाड़ी 100 किलो की, ठीक, जिसमें से तूने 10 किलो 10 लीटर पेट्रोल डलवा दिया, तो उसको वेट कर लेगा तो 8.5 kg के आसपास आएगा वजन। अगर हम उसका मास तौलें 8.5 किलो, तो गाड़ी कितनी हो गई, 108 किलो की गाड़ी हुई। अब गाड़ी जब तू चला रहा है और साइलेंसर में से धुआं फेंक रहा है, तो गाड़ी का भी तो नेट मास, फ्यूल कम होता जा रहा है। फ्यूल जब कम होता जा रहा है तो गाड़ियों का तो नेट मास कम होता जा रहा है। हाँ सर, बात तो सही है, ये बात तो कभी समझा में नहीं आई। तो जो कॉन्सेप्ट वहां लग रहा है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है भाई। आप किसी एक्सेलरेशन से गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे हो, किसी वेलोसिटी से गाड़ी को आगे बढ़ाते जा रहे हो, वहां रॉकेट बढ़ता जा रहा है। तो इसी केस में हमारा नीट, देख, पहली नीट और जेई कई प्रॉब्लम्स पूछते हैं बॉस, कई प्रॉब्लम भयानक, समझे, कई प्रॉब्लम वगैरह पूछते हैं, और वही प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देगा। देख, जिनमें तुझे कुछ बातें याद रखनी बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है कि देखो एम नॉट क्या है, फॉर्मूले में एम नॉट का मतलब होता है इनिशियल मास ऑफ रॉकेट इंक्लूडिंग द फ्यूल, मतलब फ्यूल के साथ जो उसका मास है उसको हम क्या मानेंगे, एम नॉट मानेंगे। वी नॉट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, रॉकेट की इनिशियल रफ्तार। एम क्या है, मास ऑफ रॉकेट लेफ्ट, ठीक है, जो लास्ट में मास बचता है रॉकेट का वो है। और जबकि वी क्या है, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, भाई जिस वेलोसिटी से हमारी रॉकेट जा रही है। नेक्स्ट अगर हम चले तो dt क्या है भाई, चेंज टाइम है, चेंज टाइम, जिस छोटे टाइम से ऊपर जा रहा है। dm क्या है, स्मॉल डिक्रीज मास, जैसे जैसे फ्यूल कम होता जा रहा है वैसे वैसे मास को हम कहेंगे dm मास। dv क्या है, जो वेलोसिटी में चेंजेस आएगी। vg क्या है, वेलोसिटी ऑफ गैस है। तो सबसे पहला फॉर्मूला, या जो हम कह सकते हैं सबसे पहली चीज जो हमसे पूछी जाती है क्वेश्चन में, वो पूछता है रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रॉकेट, मतलब जो रॉकेट हमारा नेट फोर्स ऊपर की तरफ, रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है वो कितना लगा रहा है। तो भाई तुम फॉर्मूले को मत देखो, तुम बस ये देखो अपथ्रस्ट ऑन द रॉकेट, भाई रॉकेट के ऊपर अपथ्रस्ट कितना लग रहा है, मतलब भाई प्रेशर जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जो प्रेशर लग रहा है ऊपर की तरफ वो थ्रस्ट माइनस वेट ऑफ रॉकेट, ठीक। फिर रॉकेट को आप क्या कर दीजिए, mg से माइनस कर दीजिए, वही हमारा फोर्स बताएगा। दूसरा फॉर्म कि जब हमारा रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा एक्सेलरेशन कितना अचीव करता है किसी टी टाइम में, तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, ठीक। अगला क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर टाइम टी, भाई किसी टी समय बाद जब रॉकेट ऊपर की तरफ चलता जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी सिंपल v इज इक्वल टू यू प्लस at का फॉर्मूला पे निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू v नॉट प्लस यू लॉग टू द बेस m नॉट बाई m माइनस gt। अगर इसी फॉर्मूले में हम क्या कर दें, जी को नेग्लेक्ट कर दे तो हमारा ये फॉर्मूला मिलेगा, भाई जी को नेग्लेक्ट कर दे, टाइम से मल्टीप्लाई कर दे। अगला जो फॉर्मूला पूछता है हमसे वो कहता है बर्नआउट स्पीड ऑफ रॉकेट। बर्नआउट का मतलब क्या है भाई, जितना गैसवा निकलता है बर्न होने के बाद जो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट होती है वो कितनी होती है, वो इतनी होती है, जिसमें mr का मतलब क्या है, मास ऑफ एम्प्टी रॉकेट, मतलब फ्यूल खत्म हो चुका है तब की वेलोसिटी की बात कही जा रही है इसमें। बस इतना ही टॉपिक था। तो अब सवालों की तरफ चला जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पक्का। चलते हैं सवाल की तरफ। अब आते हैं पहला सवाल, देखो नीट 2021 में पूछा गया सवाल है ये, आइए करते हैं, बहुत ही शानदार सा। क्या रहा है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, कितना दे रखा है फोर्स, 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, ठीक है। एक्वायर एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब आओ सवाल की गहराई में देखें तो आराम आराम से करता है। सोल्यूशन,
गिवन में क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप। ठीक, अगला एक्सलरेशन दे रखा है आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहा है द मास ऑफ द बॉडी मस्ट बी, सर मास निकालने को कहा है, मास। एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप सबसे यही बात बोली थी कि अगर तुमसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ma, तो m बराबर क्या हो जाएगा, F बाई a, खत्म बात। तो सर लेकिन ऐसे कैसे निकल सकता है, ये तो नंबर फॉर्म में दिया है और ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया है। अरे मेरे भाई, तो अगर ऐसा दिया है तो तुम इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो, ले लो मैग्नीट्यूड। क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कितना ही मिल गया आपको, 36 प्लस 64 प्लस 100, सही है। तो ये आपको कितना हो गया, रूट ओवर 200 मिल गया, मतलब 10√2, उठा के फॉर्मूले में रख दो। तो फोर्स कितना दे रखा है, 10√2 बाई एक्सलरेशन 1। क्या ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, सर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, टिक मार दो, आगे बढ़ जाओ भाई, खत्म। नीट में आया हुआ सवाल है। क्या सर नीट में इतना आसान सवाल तो नहीं आता है, अरे आता है, लेकिन यही सवाल अगर किसी टफ क्वेश्चन के नीचे दे देगा ना तो तुम ये भी नहीं कर पाओगे। प्रॉब्लम ये कि हम ये सोच के करते हैं कि सभी हमसे हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप एनालाइज कर लो पेपर को कि क्या आपको बन रहा है। आप एक सीरीज सीक्वेंस में करते चलोगे ना तो गड़बड़ा जाओगे, लेकिन अगर एक पैटर्न से करते चलोगे तो नहीं गड़बड़ाओगे। कि देख लो तुम्हें क्या क्या बेस्ट आ रहा है, तुम्हें जिस क्वेश्चन पे कॉन्फिडेंस है तुम पहले वो सवाल कर लो भाई। कोई जरूरत नहीं है सबको अटेम्प्ट तुरंत तुरंत सब करने के चक्कर में पढ़ने की, सब करने वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। चलो आगे चला जाए, अगला सवाल ये भी नीट का है। अ क्रिकेटर कैच अ बॉल ऑफ मास, कितना है, 150 ग्राम, मतलब 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड, मतलब मेरे पास बॉल आई, मैंने कैच किया, समय कितना लग गया, 0.1 सेकेंड। मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, भाई जो कि बॉल की हमारी रफ्तार कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। देन द एक्सपीरियंस फोर्स, अब वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा आपको ये बताना है। बताओ सर इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें लगेगा इंपल्स का कॉन्सेप्ट। तो इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स बोले तो चेंज इन मोमेंटम, इसका मतलब फोर्स बराबर मतलब F इंटू डी टी बराबर mv। क्या कर सकते हैं, F इंटू डेल्टा टी बराबर mv। तो हमको यहां से क्या निकालना है, सर फोर्स निकालना है ना, क्या कह रहा है, यही तो निकालना है। तो फोर्स निकाल लें, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, मल्टी डिवाइड मार देंगे, mv बाई डेल्टा टी। मास कितना है, 150 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो। वेलोसिटी कितना दे रखा है, 20 अपॉन समय कितना है 0.1। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर, जहां तक मुझे पता है 30 आएगा, 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन किस में दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भैया नीट में आ चुका है ये भी क्वेश्चन, पक्का। चले अगले सवाल की तरफ, बहुत शानदार, ये तो नहीं उसमें गड़बड़ है, हाँ चलो पहले ये वाला कर लेते हैं। अब बॉडी ऑफ मास m, अब हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक तुम लोग क्या करो, देखो ये जेई मेन 2024 1 फरवरी का सवाल है। आप क्या करो ना, सवाल करने के लिए मैं साइड हो जा रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करो, 1 मिनट में खुद से करो, बस मैं हटता है। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, तो अब हम करते हैं। आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास है, पहले एक एक करके सवाल लिखते चलते हैं। मास दे रखा है 4 kg, चलो सर दे दिया मास 4 kg। एक्सपीरियंस ऑफ 2 फोर्सेस, ठीक है, 4 kg का मास है जो 2 फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। एक कर रहा है F1, F1 को कितना कर रहा है, 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 7k कैप,
ठीक है, और F2 कर रहा है, दूसरा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप एंड द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन अ बॉडी। मतलब क्या रहा है कि हमें एक्सेलरेशन बताइए बॉडी पे कितना लग रहा है, जेई का सवाल है भाई। चलो सर बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो पहली बात फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, तो A इज इक्वल टू F बाई M। सर F तो दो रखा है, क्या करेंगे भाई, दोनों नेट निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे पहले। तो क्या करेंगे F1 प्लस F2, ठीक। पहले आप F1 प्लस F2 करिएगा, अरे खुद से कर लो ना, इतना क्या है, F1 प्लस F2 करके निकल जाएगा तुम्हारा F नेट, ठीक। फिर इस फॉर्मूले में उठा के 4 से डिवाइड मार दो, जब तुम जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। चलो अच्छा हम कर देते हैं, तुम लोग इतना मेहनत कर लोगे तो तुम लोग इंसान ना बन जाओगे, तुमसे इतनी क्या कहते हैं मेहनत की उम्मीद बेकार है। अरे यार मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ना, मैं कितनी मेहनत करूं। 5 3 8, 8 आई कैप प्लस 8 माइनस 4 प्लस 4j कैप प्लस 7 माइनस 3, कितना हो गया प्लस 4k कैप। अब उठा के रख दो, फोर्स कितना है 8 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई कितना दिया है मास 4 kg, 4 2 जा 8, 2 आई कैप, सही है, सही जा रहा नहीं जा रहा, 2 आई कैप, हाँ सही तो है, प्लस 4 1 जा 4 प्लस j कैप प्लस k कैप, खत्म। अब ऐसा कहीं दिख रहा है आप लोगों को, देखिए 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस j, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जे में आपके 4 नंबर तैयार हो गए। देख लो भाई ऐसे भी सवाल होते हैं। और सवाल देखो, मैं एफबीडी वाले सवाल अभी नहीं करा रहा हूँ, वो जब मैं पुली एफबीडी कंस्ट्रेंट ये करा लूंगा ना, उसके बाद मैं वैसे सवाल कराऊंगा। अभी मैं ऐसे सवाल जितने फोर्स से रिलेटेड है। चलो अगला ये सवाल देखो, फिर तुम्हारे पास एक बेहतरीन सवाल आ गया, ठीक है। इस सवाल को करने के लिए फिर से मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीन को पॉज करिए, 1 मिनट में करिए, आंसर लाइए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। चलो करते हैं इस सवाल को, ठीक। देखो देखो मैं तुम लोग को हिंट करता हूं, तुम लोग खुद कर लोगे यार, इतना टफ नहीं है। एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, देखो बात यहाँ पे इंस्टेंट की कर दिया है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा है। एट एन इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज 50 ग्राम, ठीक है। तो मास को आप क्या कर लो, मास दे रखा है 500 ग्राम, तो इसको केजी में कर ले तो 0.5, ठीक। इस 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी आपको दे रखा है 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप मीटर पर सेकंड if the force acting on a particle is t is equal to 15 सेकंड, ठीक है। t is equal to कितना कह रहा है 15 सेकंड, क्वेश्चन में हमको कुछ गड़बड़ दिख रहा है, 1 मिनट, t is equal to 15 सेकंड पे है क्या ना, 15 सेकंड नहीं होगा बाबा, ये 1 सेकंड होगा, सॉरी ये है, हाँ 1 सेकंड is i cap plus x j cap न्यूटन। देन द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकाली, तो बहुत आसान है सवाल, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। t की वैल्यू तुमको दे रखा है 1 सेकंड, ठीक। इतनी बातें आपको दे रखी है, आपको करना क्या है, पहली बात तो इंस्टेंट वेलोसिटी की बात करा है, तो उसको डिफरेंशिएट करके सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। क्यों निकाल लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, इसलिए आपको वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है, एक्सेलरेशन से लेना देना है। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप, यही तो हो जाएगा, ठीक। 2i कैप प्लस 6
जे कैप आपको ये क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू आपको दे रखी है, मास कितना है आपका, आपको अभी भी बताया ना इतना। तो फोर्स इज इक्वल टू, मास की वैल्यू कितनी है, मास के साथ इसको मल्टीप्लाई करते 0.5 इंटू 2i कैप प्लस 6j कैप, 2i कैप प्लस 6j कैप। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो गया, 1i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 3j कैप। अब क्या कह रहा है, सुनो क्वेश्चन, इफ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इतना, तो जे के स्थान पे क्या है, जे के प्लेस पे क्या है भाई, 3j कैप, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ऑप्शन में 3 है, मारो आगे बढ़ो, खत्म। बड़ा ही आसान सा सवाल था, आपको सोचना पड़ता है इस पे। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 3, देखो ना, जे कैप की जगह ये जे कैप पे है, डायरेक्ट बता दिया। ठीक, इस तरीके से भी सवाल को अप्रोच को डेवलप करो, कैसे भी सवाल आते हैं। जेई मेन का सवाल है अगला सवाल, चलो ये बढ़िया सवाल है, इसको भी सभी लोग एक बार ट्राई करें। ठीक, एक बार पॉज करके ट्राई करें उसका, क्योंकि ये सारे उन्हीं फॉर्मूलेज पे हैं जो फॉर्मूलेज मैंने आपको अभी पीछे बता रखे हैं। ये सारे फॉर्मूलेज ऑलरेडी मैंने आपको पीछे बता रखे हैं, तो ही आप ये सारे प्रॉब्लम कर पाओगे। चलो बनाओ, आसान है भाई, ये प्रॉब्लम आसान है। ये है 60 kg 10⁻⁻1 है बॉस, सॉरी। हाँ ठीक है, चलो करो। ना बना तुम लोगों से, नहीं बनाना, चलो आओ मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अबे बहुत आसान सवाल है ये, तुम थोड़ा सा बस कंफ्यूज ना हो, ये सवाल आसान है, सवाल में कोई खास दम वम है नहीं। कह रहा है द इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, अरे यार टेबल बहुत आगे है। क्या कह रहा था, इनिशियल मास ऑफ रॉकेट, ठीक है चलो ये मास दे दिया इतना केजी, कैलकुलेट at what rate of fuel should be burned so that the rocket given an acceleration of 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कितना ही फ्यूल बर्न हो रहा है। आज से ये कह रहा है कि कितना ही फ्यूल बर्न हो रहा है कि एक्सेलरेशन इतना हो जाए। द गैस कम्स आउट एट अ रेजिस्टिव स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। तो जो हमारा गैस है वो नीचे की तरफ निकल रहा है कितने से, 500 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट। जी की वैल्यू हम यहाँ पे 10 ले सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है। थ्रस्ट कितना है भाई, थ्रस्ट की अगर हम बात करें, थ्रस्ट जो हमारा निकल रहा है, हम मान सकते हैं फोर्स, थ्रस्ट ही तो है, तो वो क्या था, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी। भाई ये तो थ्रस्ट नीचे की तरफ लगा रहा है, और फोर्स कितना लगा रहा है सर, फोर्स लगा रहा है एफ बराबर एम ए होता है। तो एक बात बताओ, अगर हमारा ये रॉकेट है और ये नीचे की तरफ गैस छोड़ रहा है, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे भाई, जी नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुड़ेगा नहीं, तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एम प्लस जी। बोलो हाँ या ना, अरे यार उल्टा लिख दिया क्या मैं, एक सेकेंड, एम इंटू ए प्लस जी, एक्सेलरेशन में जुड़ गया। अब जब एक्सेलरेशन में जुड़ गया तो ये मान लो इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन को और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को आप क्या करिए, इक्वेट करा दीजिए। दोनों इक्वेशन को जब आप इक्वेट कराएंगे तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, वी रिलेटेड डीएम बाई डी टी बराबर एम, देख लो ना, वी रिलेटिव इंटू डीएम बाई डी टी बराबर एम ए प्लस जी, खत्म। तो अब तुम यहीं से डीएम बाई डी टी का निकाल सकते हो कि नहीं, बिल्कुल निकाल दो सर, इसको इससे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, कैसा कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या मिल गया, डीएम बाई डी टी बराबर एम ए प्लस जी बाई वी रिलेटिव। बस इसी फॉर्मूले पे सारी वैल्यू रख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। और एक चीज और देख लो कि अगर तुमको डीएम बाई डी टी निकालना है तो इसके तहत तुम्हें एक नया फॉर्मूला भी मिल गया, खत्म। इसके तहत क्या मिल गया आपको, एक नया फॉर्मूला भी मिल गया। तो आप इस पे सारी वैल्यू रखिए,
आपको 60 किलोग्राम पर सेकेंड आंसर आएगा। जो भी अगर ये आ रहा होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यस सर 60 किलोग्राम पर सेकेंड, मतलब 7 केजी गैस पर सेकेंड रिलीज हो रहा है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक, चलो भाई, बहुत ही प्यारा सवाल भाई साहब, जेईई मेन 2021 ऑनलाइन 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। सभी बच्चे लोग इसको 1 सेकंड मतलब 2 मिनट तो ले कम से कम, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट का ऐसा पॉज करें और 2 मिनट में फिर से सवाल करें। देखो इसमें मेरा टाइम लॉस होता है। ठीक, चलो करो, मैं हट रहा हूं। चलो देखो सवाल क्या है, जितने लोग कर लिए हों तो आंसर लिख दे नीचे। क्या कह रहा है, अ बुलेट ऑफ मास 0.1 kg फायर्ड ऑन अ वुडन ब्लॉक। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ये वुडन ब्लॉक है, ठीक, जिसपे हमने एक गोली को मारा, जिसका मास हमें दे रखा है 0.1 kg। ये मास ऑफ बुलेट है, ठीक है। वुडन ब्लॉक टू पर्स थ्रू इट्स बट इट्स स्टॉप आफ्टर मूविंग द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। चलो मैं मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की कोई 50 सेंटीमीटर तक की दूरी होगी, जहां पे ये हमारी गोली जाके रुक गई। ठीक, यहां पे हमारी गोली जाके रुक गई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी तो यहां 0 हो जाएगी। भाई गोली रुक गई है कहां, 50 सेंटीमीटर पे, यही ना कह रहा है। ठीक, और इसका एक्सेलरेशन कितना है, सॉरी द बुलेट द वुडन वेलोसिटी, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड इट स्लो डाउन यूनिफॉर्म डिक्लेरेशन एट द रेट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इफेक्टिव रिटार्डिंग फोर्स ऑन अ बुलेट इज। तो भैया तुम्हें फोर्स बताना है कि उस पर नेट रिटार्डिंग फोर्स कितना लगा रहा है। अगर ये गोली इधर जा रही है, ठीक, तो इसने इसको रोका तो पीछे की तरफ इसने इस पे फोर्स लगाया ना, तो वो फोर्स कितना लगाना है ये बताओ। तो सुनो, देखो हम तुमको सवाल समझा दे रहे, करना कैसे है, बाकी करोगे तुम लोग। मैं आंसर बता देता हूं, 10 न्यूटन आएगा। अबे मुझे पता है, मैं सॉल्व करके बैठा हूं क्वेश्चन को, तभी बता रहा हूं, तुम करो। देखो तुम्हें निकालना क्या है, F बराबर एम ए से फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए तुम्हें मास का पता होना चाहिए और एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। भाई तुम्हें एक्सेलरेशन तो पता नहीं है, तो तुम एक्सेलरेशन निकालोगे कैसे। तुमको इनिशियल वेलोसिटी दी है और फाइनल वेलोसिटी दी है, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन होता है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सिंपल, आप क्या करिएगा, एक ये फॉर्मूला लगाइएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी को 0 रखेंगे, तो यहां से आप एक्सेलरेशन फाइंड करके एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पे रख देंगे। तो जब आप इस वैल्यू को रखेंगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 10 न्यूटन। माइनस में आएगा बेसिकली वो रिटार्डिंग, क्योंकि यहां जो एक्सेलरेशन आएगा ये एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, ये तो रिटार्डेशन होगा, तो माइनस में आएगा। लेकिन फोर्स के डायरेक्शन या फोर्स भी तो अपोजिट ही लगा रहा होगा, ठीक, तो ऐसे कर लेना आंसर आ जाएगा। सर आप करवा के, अरे भाई बता तो दिया, आप करो खुद से, बच्चों वाला काम थोड़ी करूंगा कि एक एक आंसर तक जाऊंगा, वो तुम्हारा काम है। मैंने तुमको बताया कि इस फॉर्मूले से आप सबसे पहले ए निकालिए और वो ए निकाल के यहां पे रख दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, पक्का, खत्म। नेक्स्ट सवाल। सर जेई के सवाल इतने आसान आते हैं क्या, भाई आते हैं, तुम अपना टेम्परामेंट नहीं झेल पाते हो वहां पे। आप अगर अपना टेम्परामेंट वहां पे झेल लेना, सहज से पढ़ ले, तो इतना भी टफ नहीं है माहौल, माहौल इतना टफ नहीं है भाई जितना तुम बना दियो। चलो अगले सवाल चलते हैं। दो ही सवाल बचा है क्या, चलो भाई हो गया होगा तो फटाफट आंसर बताइए। चलिए हम करते हैं, जिसको नहीं है मैं सिखाऊंगा भाई कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा है, अब फोर्स इज इतना, मतलब हमें गिवन में क्या दे दिया है, फोर्स, फोर्स दे रखा है 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ठीक, न्यूटन, इतना फोर्स दे रखा है। एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ 5 किलोग्राम का मास है, टोटल मास जो दिया है वो 5 किलोग्राम का मास दे रखा है आपको, 5 किलो मास पे इतना फोर्स लग रहा है। इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम अ रेस्ट, मान लेते हैं हमारी कोई बॉडी
स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट से मोशन में आ रही है, इट्स पोजीशन वेक्टर आर एट अ टाइम 10 सेकंड पे, मतलब 10 सेकंड पे आपको पोजीशन बताना है। भाई देखो डायग्राम अगर समझाऊं तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक मास रखा है यहाँ पे, ठीक है, हम ये कह सकते हैं t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक, तो इनिशियल रफ्तार इसकी 0 होगी। अब इस पे हमने फोर्स लगाया कितना, 40 आई कैप प्लस 20 जे कैप, हम एक एग्जांपल करके डायग्राम बता रहे हैं, ये 2D पे, ठीक, तो कुछ समय बाद ये कुछ यहां तक पहुंचा, वो समय क्या है, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकंड पे यहां पहुंचा, तो बताइए पोजीशन वेक्टर में क्या चेंज है, कितना पोजीशन वेक्टर, मतलब साधारण भाषा में कहा जाए कि कितना डिस्टेंस चला, यही पूछ रहा है ना कि नेट वो कितना डिस्टेंस चला। तो तुम्हें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, फिर से वही बात, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लग रही है, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले एक्सेलरेशन का पता होना चाहिए। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, a इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक, तो f हमारा कितना है 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप डिवाइडेड बाई 5, 5 एट द 40, 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आपको क्या दे दिया, एक्सेलरेशन आ गया। क्योंकि हमारा इनिशियल रफ्तार 0 है तो हम एक इक्वेशन लगाएंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बहुत शानदार, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, तो इनिशियल रफ्तार 0, तो r इज इक्वल टू हाफ, एक ही जगह क्या रख देंगे 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी, मतलब 10 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसमें से टिक मार लीजिएगा। बड़ा ही आसान सा सरल सा पोजीशन वेक्टर का सवाल है, काइनेमेटिक्स से रिलेट करके पूछा है, और ये अच्छा सवाल है, मेंस का सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको सोचने में समय लगता है, हम सोच ले रहे हैं ना, तुमको सोचने में समय लगेगा ठीक है, तो चलो फटाक से इसका आंसर बताइएगा, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ये होगा 40 आई कैप प्लस 100 जे कैप, अरे 400 आई कैप प्लस 100 जे कैप मीटर, ये दोनों सेम सेम हो गया क्या, ठीक है, तो बोथ आर सेम, नो दिक्कत। चले आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए, चलो भैया बहुत शानदार हो गया होगा, तो जिसका जिसका आ गया होगा फटाफट ABCD ऑप्शन बता देगा, हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो क्या कह रहा है, a block of mass m is placed inside, a block of mass m placed inside a box descend vertically with the acceleration of a, ठीक है, चलो मान लेते हैं किसी एलिवेटर में है, ऊपर या ए से किसी एक्सेलरेशन से जा रहा है, the block exerted a force equal to the 1/4 of its weight, मतलब जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 1/4 है फोर्स के, वेट के, ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए, बड़ा ही सरल है, देख लो, हम मान ले हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर हम बॉक्स को रखे हैं, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा भाई, हमको फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, ठीक, और ये हमारा एक्सेलरेशन नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक, यही कह रहा है। और अगर मैं कहूं तो जो इसका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो कितना लग रहा है, चौथाई, मतलब mg/4 के बराबर लग रहा है, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई, mg क्या है, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस mg/4 बराबर फोर्स ma, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना ही आ जाएगा, अरे 3g/4 ही तो आएगा ना, 3g/4, अगर मैं देखूं तो ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जेई का सवाल है, जेई में 2022 का, ठीक, समझ में आया सभी को, कोई कंफ्यूजन, सर नो कंफ्यूजन, आगे चलते हैं, सर एक आख सवाल और सवाल करवा रहे हैं, खत्म बाबा, ठीक, अगले वीडियोस में मिलता हूं आप लोगों से, और सारे क्वेश्चंस लेकर और कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊंगा, उसमें और सारे मेंस के सवाल लेकर आऊंगा, आपको आगने वाले में एडवांस के सवाल भी मिलेंगे आपको, ठीक है, धीरे धीरे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट वीडियोस हमारे मिलते जाएंगे, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और अगर ये अच्छा लगे तो आप जो टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, जिसके कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, तो आप मुझे क्या करिए ना, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियोस लेके चलाऊंगा, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।